हाय गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि जब भी हमें कोई कट वगैरह लगता है तो हमारा ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो इसी को हम पहले तो एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, फिर इसी पैराग्राफ को एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। अब जब भी हमारा कोई कट लगता है, हमें हमारी बॉडी पे कभी भी कट लगता है, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो वहाँ का टिश्यू इंजर हो जाएगा और एक ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट ही होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब भी इंजर्ड होगा तो हमारा इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों ही एक एंजाइम रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी इंजर्ड टिश्यू भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेगा और अपना प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेंगे। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट कर देंगे एक और एंजाइम को जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। तो ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम फर्दर एक्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन पे। अब प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव एंजाइम है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव क्यों है। तो इसका रीज़न है कि जो अपना प्रोथ्रोम्बिन होता है उसके ऊपर हेपरिन अटैच होता है। अब हेपरिन क्या है? हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है। अब प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव होना ज़रूरी क्यों है हमारी बॉडी में? ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया हमारी बॉडी के अंदर ही, तो हमारा पूरा ब्लड ही सूख जाएगा, एक तरह से क्लॉट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए प्रोथ्रोम्बिन हमारी बॉडी के अंदर हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है और इसको इनएक्टिव बनाता है, इसकी बाइंडिंग होती है हेपरिन के साथ जो कि इसको इनएक्टिव कर देता है। अब थ्रोम्बोकाइनेस ऐसा क्या करता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए ये करता है कि थ्रोम्बोकाइनेस की एफिनिटी हेपरिन से ज़्यादा होती है हेपरिन की प्रोथ्रोम्बिन से। तो थ्रोम्बोकाइनेस बेसिकली हेपरिन को डिटैच कर देता है प्रोथ्रोम्बिन से, जिसके कारण वो एक एक्टिवेटेड फॉर्म यानी कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम आयन। ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है। तो कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये क्वेश्चन आता है। और आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि इंजर्ड टिश्यू ने कौन सा एंजाइम रिलीज़ किया, उसने कौन से एंजाइम को एक्टिवेट किया, फिर प्रोथ्रोम्बिन को कौन से एंजाइम ने एक्टिवेट किया। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं इसमें से। अब जो प्रोथ्रोम्बिन हमारा एक्टिव हो गया थ्रोम्बिन की फॉर्म में, वो फर्दर एक्ट करेगा एक हमारे एंजाइम फिब्रिनोजन पे। अब जो ये फिब्रिनोजन है ये इस फॉर्म में सॉल्युबल होता है ब्लड में। सॉल्युबल होगा मतलब आपको ऐसे दिखेगा नहीं अलग से, तो ये सॉल्युबल होता है। और अब अपना एंजाइम थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन पे एक्ट करेगा और वो उसे बना देगा फिब्रिन में। लेकिन अब जो फिब्रिन बना वो इनसॉल्युबल होता है अपने ब्लड में। अब इसके इनसॉल्युबल होने से क्या होगा कि जहाँ पे भी हमारा कट लगा होगा ये वहाँ पे एक ऐसा मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। आपको दिख रहा होगा ऐसा मैश बना हुआ। अब इस मैश के कारण होगा क्या? इस मैश के कारण होगा कि इसमें आरबीसी ऐसे फंसने लग जाएंगे, जिसके कारण ये जगह में से ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वरना हमारी बॉडी का जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। तो ये था बेसिक मैकेनिज्म कि हमारा ब्लड क्लॉट कैसे होता है। अब उसी को हम इस पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। So you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. अब ये कॉमन सेंस है कि जब भी हमें कट लगता है ऐसा नहीं कि हमारा ब्लड एक दिन तक बही जा रहा है, वो रुक जाता है कुछ टाइम के बाद। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the side of cut or an injury over a period of time. तो आप सबने देखा होगा अगर आपके कट लगा है तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर आ जाती है। उसी को हम एक तरह से क्लॉट कह देते हैं और रेडिश ब्राउनिश सी लेयर होती है वो। इट इज़ अ क्लॉट और कॉग्यूलम, यानी कि क्लॉट भी बोलते हैं या फिर उसे कॉग्यूलम भी हम बोल सकते हैं। और ये होता क्या? नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन। तो पहला आ गया कि ये रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर क्या कैसे बनते हैं, ये फिब्रिन्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अपना फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया।
आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे से फाइबर्स है, फिब्रिन ही है ये फाइबर्स, जो कि इनसॉल्युबल हो जाते हैं, इसीलिए हमें दिख भी रहे हैं ये। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हो गए, अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, ये उन्हीं फिब्रिन्स में फंस जाते हैं। दिख रहा होगा आपको आरबीसी अपना फिब्रिन्स के फाइबर में फंसा हुआ है, इसी के कारण आपको वो रेडिश ब्राउन कलर भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आरबीसी फंस जाते हैं। अब हमें यही स्टेप इसमें बताई गई है पैराग्राफ में कि ये होता कैसे। तो पहला है कि फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इनटू द इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। हमने भी देखा कि फिब्रिनोजन हमारा इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव हुआ फिब्रिन की फॉर्म में वाया थ्रोम्बिन। Thrombin in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. अब अपना थ्रोम्बिन भी एक इनएक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन से बना था। An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. अब इस रिएक्शन को करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, थ्रोम्बोकाइनेज। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यही एंजाइम ये वाला रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। अब आपको दिख ही रहा होगा कि जो भी हमने रिएक्शंस पढ़े वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रहे हैं। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, वो थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव करेगा, फिर थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में, यानी कि कैस्केड प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको दिख भी रहा होगा। An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. अब इस लाइन में वो बात कर रहा है अपने थ्रोम्बोप्लास्टिन में कि इंजर्ड टिश्यू अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, जो कि इस कोगुलेशन को स्टार्ट करता है। Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Now, अब आगे कैल्शियम। कैल्शियम आयंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। आपको दिख ही रहा होगा कि जब अपना प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैल्शियम की प्रेजेंस में ही हो रहा है। तो कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी क्लॉटिंग में। अब इधर हमें मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन एक डिजीज़ भी होती है जिसमें हमारी क्लॉटिंग रुक जाती है, और उस डिजीज़ का नाम है अपना हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में होता क्या है, हीमोफीलिया में अगर किसी पर्सन को कट लग जाता है तो उसका ब्लड आसानी से रुकता नहीं है, वो बहता ही रहता है, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। तो हीमोफीलिया, इस डिज़ीज़ को हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया में पहले पाई गई थी। तो अभी के लिए इतना ही। अपनी +2 में हम पढ़ेंगे कि ये होती क्यों है हीमोफीलिया, इसको हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। अभी के लिए आप इतना भी याद कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने हमारा ब्लड क्लॉट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अपनी अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करेंगे।